5 राज्यों की बात हो, विश्लेषण करना हो, उन पर सिर्फ आंकड़े रख दें तो काम होता नहीं, अच्छा नहीं लगता। इसलिए अब ये 4 पार्ट में उत्तर प्रदेश को हमने बांटा हुआ है। पूर्वी उत्तर प्रदेश है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, मध्य उत्तर प्रदेश है और बुंदेलखंड है। लेकिन पिछली बार जैसे हम लोग लेकर आए थे, सबसे पहले बुंदेलखंड पे आपके सामने हम लेकर आएंगे कि बुंदेलखंड के आंकड़े क्या है। लेकिन उससे पहले उत्तर प्रदेश की दलीय स्थिति 2017 में क्या थी, ये हम आपके सामने लाना चाहते हैं। 2017 में जो चुनाव हुए थे, उस चुनाव में उत्तर प्रदेश की दलीय स्थिति क्या थी, ये देखिए। बीजेपी 312 सीटें, कुल 325 सीटें आई थी बीजेपी गठबंधन को, यानी एनडीए को, जिसमें से अकाली अपना दल को, बार बार मैं अकाली की तरफ चला जाता हूं क्योंकि पंजाब से सीधे आते हैं हम जब उत्तर प्रदेश, अपना दल, जी हां, अनुप्रिया पटेल वाला अपना दल और ओम प्रकाश राजभर वाला सुभासपा यानी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, इन दोनों का गठबंधन था। लेकिन इस बार अनुप्रिया पटेल तो साथ में है बीजेपी के साथ में, लेकिन सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी जो है यानी कि सुभासपा, ओम प्रकाश राजभर, वो अब सपा के पाले में जा चुके हैं। अब सपा कितनी मजबूत होती है, क्योंकि 4 सीटें लेके आए थे, लेकिन ये 4 सीटें मायने नहीं रखते। मायने जो हैं वो पूर्वी उत्तर प्रदेश रखता है सुभासपा के साथ। और तो 325 सीटें बीजेपी के खाते में। समाजवादी पार्टी का उस वक्त गठबंधन था कांग्रेस के साथ में, राहुल गांधी और अखिलेश यादव दोनों यूपी के लड़के, लेकिन कमाल नहीं कर पाए। 47 और 7 कांग्रेस और ये समाजवादी पार्टी। लेकिन उसके बाद बीएसपी अकेले चुनाव लड़ी, 19 सीटें बीएसपी के खाते में और अन्य के खाते में 5 सीटें आई थीं। कुल 403 सीटों का बहुत बड़ा सूबा, 403 सबसे ज्यादा सीटें उत्तर प्रदेश में। देश का कोई भी राज्य ऐसा नहीं है जहां 403 सीटें हैं, ये राज्य उत्तर प्रदेश है। तो अपने आप में हम लोगों के लिए भी एक बड़ा काम है, बड़ी चुनौती रहती है कि 403 सीटों पर सर्वे करो और उसके बाद आप लोगों के बीच आंकड़े लेकर हम आए। इसलिए हम लोगों ने 4 पार्ट में इसको बांटा हुआ है। अब आइए 403 में से 325 सीटों के साथ कांग्रेस, माफ करें, बीजेपी वहां सरकार में है। और लेकिन क्या कांग्रेस जो पिछली बार 7 सीटें पाई थी, इस बार इन 7 सीटों में बढ़ोतरी हो रही है? अगर आप आंकड़े याद कीजिए, पिछले आंकड़े, तो उन आंकड़ों में कांग्रेस जो थी 25 से 30 के बीच थी। उससे पहले, ये और पहले का आंकड़ा बता रहा हूं, पिछला आंकड़ा अगर याद करें तो उस समय कांग्रेस जो थी वो शायद लगभग 15 से 20 सीटों के बीच में थी। लेकिन इस बार कहां है कांग्रेस, ये भी समझेंगे। इस बार कांग्रेस कहां है, प्रियंका गांधी का जो काम है वो कितनी मजबूती के साथ दिखाई दे रहा है धरातल पर, या क्या कांग्रेस का हाल पश्चिम बंगाल की तरह होने जा रहा है, ये भी समझेंगे। आइए अब बढ़ें आगे, बुंदेलखंड क्या कहता है ये जाने। क्या सबसे पहले बुंदेलखंड के आंकड़े ही ले आते हैं, उसके बाद फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। बुंदेलखंड में 19 सीटें हैं और उन 19 सीटों में इस बार आप याद कीजिए कि 19 की 19 सीटें पिछली दफा, मुझे जहां तक ध्यान है, 2017 में बीजेपी के खाते में चली गई थी। लेकिन इस बार क्या बुंदेलखंड में ऐसा होने जा रहा है? आइए जरा फटाफट आंकड़ों को लेकर आइए सामने और उसके बाद समझते हैं कि बीजेपी, देखिए बीजेपी 19 नहीं बल्कि 19 में से मात्र 10 से 12 सीटें लेकर आ रही है, लेकिन नंबर 1 पार्टी बन रही है बीजेपी। बीजेपी के जो साथी हमें देख रहे हैं वो इन आंकड़ों को देख करके खुश हो सकते हैं कि बुंदेलखंड में 10 से 12 सीटों के साथ बीजेपी बुंदेलखंड में नंबर 1 पार्टी है, जबकि समाजवादी पार्टी 2 से 4 सीटें आ रही हैं। बसपा के खाते में 2 से 4, माफ करें, समाजवादी पार्टी 4 से 6 सीटें और बसपा 2 से 4 सीटें। माफ कीजिए, थोड़ा ऊपर नीचे हो गया था। समाजवादी पार्टी 4 से 6 और बसपा 2 से 4 सीटें। बहुत अंतर है समाजवादी पार्टी और बीजेपी में, जबकि कांग्रेस यहां खाता नहीं खोल पा रही है, अन्य कोई दल खाता नहीं खोल पा रहे हैं। और ये आंकड़े बुंदेलखंड के कुल 19 सीटों में से ये आंकड़े आपके सामने हैं। अब जरा चर्चा के लिए आते हैं सीधे प्रशांत टंडन जी आपके पास। कुछ दिनों पहले आप बुंदेलखंड में थे, झांसी, मुझे जहां तक ध्यान आ रहा है। क्या ये आंकड़े कहते हैं, और क्या बीजेपी जो पिछली दफा जितनी मजबूती के साथ पूरा का पूरा सुपड़ा साफ हो गया था विपक्षियों का, और बीजेपी बिल्कुल एक तरफा वहां जीत करके आई थी, अब क्या कुछ दिखाई दे रहा है बुंदेलखंड में? बुंदेलखंड तो राजीव जी जाना इसीलिए जाता है कि वो एक तरफा रहता है और वहां पे कोई कंफ्यूजन नहीं होता। लेकिन इस बार जब मैं वहां कुछ दिन पहले गया था, 10 दिन पहले करीब, तो वहां मुझे दिख रहा था कि
थोड़ा समाजवादी पार्टी को लेकर लोगों के अंदर और खासकर युवा वर्ग में वो उत्साह है, और युवा वर्ग का जो वोट है वो कट रहा है बीजेपी का, जो जिसकी प्रमुख वजह बेरोजगारी हम कह सकते हैं। महिलाओं का कांग्रेस का क्या मैसेज है वो मैं नहीं देख पाया वहां पे, लेकिन एक बड़ी आश्चर्य की बात यह कि ये बीएसपी की बड़ी स्ट्रांग जगह रही है, और वो बीएसपी वहां इतना पीछे जा रही है, इसका मतलब है कि बीएसपी अपना जो उनका दलित वोट है वो तो नहीं खिसका है, उनसे जो दूसरा मुस्लिम वोट या दूसरा वोट खिसक रहा है। ऐसा संकेत आपके सर्वे से मुझे दिख रहा है, क्योंकि वो बीएसपी की सबसे स्ट्रांग जगह है। दूसरी एक बात मैं ये कहना चाहता हूं कि जो बुंदेलखंड में जो कुल सीटें हैं, कुल सीटों के हिसाब से अगर आप देखिएगा तो बीजेपी को जितनी बड़ी बढ़त बुंदेलखंड में मिल रही है उतनी बाकी के 3 क्षेत्रों में शायद ना मिले। जैसा सर्वे आगे बढ़ेगा हम देखेंगे उसको। दूसरी एक बात राजीव जी मुझे ये कहनी है कि जो चुनाव यहाँ है अगले 10 तारीख को, वो चुनाव में 9 मंत्रियों की किस्मत फंसी हुई है, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चुनाव है, किसान की भूमि पर चुनाव है, जहां से प्रधानमंत्री आज नहीं जा पाए वहां पे चुनाव है, और ये पहले 2 फेज के चुनाव 113 सीट के 58 और 55 सीट के अलग अलग फेजों में, ये बाकी उत्तर प्रदेश की धारा को तय कर देंगे। और उत्तर प्रदेश का एक और रिकॉर्ड मैं बता दूं, उसके बाद में क्षमा चाहूंगा क्योंकि मुझे दिल्ली के लिए निकलना है यहाँ से। तो एक कि 35 साल की पॉलिटिक्स में उत्तर प्रदेश में एक भी मुख्यमंत्री रिपीट नहीं हुआ है। तो इस पृष्ठभूमि के साथ आप ये चुनाव होने जा रहा है, और अब मुझे दिल्ली के लिए निकलना होगा, तो क्षमा चाहूंगा सबसे। बहुत सही बात, 2-3 प्रमुख बातें आपने यहाँ रखी हैं। एक बात तो यह कि 35 साल का इतिहास है, एक भी मुख्यमंत्री रिपीट नहीं हुआ। क्या इस बार योगी आदित्यनाथ रिपीट होंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन उसके साथ साथ बुंदेलखंड एक तरफा जाता है, लेकिन जैसा प्रशांत जी कह भी रहे हैं कि बुंदेलखंड जो है वो इस बार वहाँ के युवा बेरोजगारी को लेकर के काफी चिंतित हैं, और वो एक मुद्दा बन सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि क्या दलित वोट जो है वो मायावती का साथ छोड़ चुके हैं दलित वोटर्स, या दलितों और मुसलमानों की जो जोड़ी थी वो टूट चुकी है यहाँ पर, और वो समाजवादी पार्टी की ओर जा रहे हैं। क्योंकि समाजवादी पार्टी को यहाँ पर हम देख रहे हैं, अगर एक बार फिर से स्क्रीन पर ले आइए बुंदेलखंड के आंकड़े, तो उन आंकड़ों के आधार पर देखिए बिल्कुल राइट साइड में बुंदेलखंड 19 सीटें हैं कुल। 19 में से पिछली बार 19 की 19 सीटें गई थी बीजेपी के खाते में। इस बार यहां पर बुंदेलखंड में 10 से 12 सीटें बीजेपी के खाते में आती हुई दिखाई दे रही हैं बुंदेलखंड में, जबकि 4 से 6 सीटें समाजवादी पार्टी और 2 से 4 सीटें बसपा के खाते में। कांग्रेस यहां खाता नहीं खोल पा रही है। तो इसलिए ये महत्वपूर्ण है कि क्या यहां पर बीजेपी को डेंट लग रहा है, या बीजेपी के जो समर्थक हैं वो खुश हो सकते हैं कि चलिए इस एंटी इनकम्बेंसी में भी बीजेपी इतना अच्छा कर रही है। बुंदेलखंड की 19 सीटों में से 10 से 12 सीटें, यानी अगर इन दोनों का मीन निकालें आप तो 11 सीटें लेकर के बीजेपी नंबर 1 पार्टी और बहुत बड़ी पार्टी बुंदेलखंड के लिए। अगर वहीं सिर्फ इन 19 सीटों के विधानसभा का चुनाव हो तो यहां पर सरकार बना रही है बीजेपी। लेकिन खैर चुनाव जो है वो 403 सीटों के हैं, और 403 सीटों में से जो जीतेगा वही सिकंदर होगा, यानी कि उसी की सरकार होगी और वही यहां अपना मुख्यमंत्री बनाएगा। ऐसा होगा क्या? आइए एक बार राहुल लाल जी आपके पास फिर से आना चाहूंगा। बुंदेलखंड क्या कहते हैं इन आंकड़ों को देखकर? देखिए आंकड़े बिल्कुल अनुमान के मुताबिक हैं, क्योंकि देखिए बुंदेलखंड ही पूरे उत्तर प्रदेश को अगर हम लोग देखें, चाहे पूर्वी यूपी, पश्चिमी यूपी, अवध का क्षेत्र या मध्य क्षेत्र, बुंदेलखंड उसमें से एकमात्र जगह ये शुरुआत से है जहां पे कि बीजेपी को बढ़त है हासिल। तो वो बढ़त भी अब धीरे धीरे कहीं न कहीं उस बढ़त में भी क्षरण है। लेकिन हाँ, बुंदेलखंड में बीजेपी का एक सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन अगर उत्तर प्रदेश में कहीं होगा तो बुंदेलखंड ही होगा। तो इसको लेकर बीजेपी के लिए खुशी मनाने वाला जगह है ये, कि वो मना सकती है खुशी। चूंकि देखिए दूसरे तमाम जगह जहां का पिटारा आप खोलने वाले हैं वहां पे जमीन पे आप भी इधर काफी ज्यादा जो है कि ग्राउंड से आपकी भी जो है आप ग्राउंड पे लगातार बने हुए हैं, और मैं भी पश्चिमी यूपी काफी गया हूं वहां पे। तो वहां के जो स्थितियां हैं वो स्थितियां
बीजेपी के लिए बिल्कुल डराने वाली स्थितियां हैं वहां पे। तो जो बुंदेलखंड में देख रहे हैं, इससे बिल्कुल अलग, बिल्कुल उल्टा सिचुएशन हम लोग आगे के समय में देखेंगे। देखिए, अभी भी वहां पे बुंदेलखंड के लोगों से जब आप बातचीत कीजिए, उन लोगों से कुछ भी कीजिए, तो देखिए पानी का मुद्दा जो उनका मुद्दा था, या दूसरे तमाम जो पैकेज का मामला था, देखिए पैकेज तो कब के घोषित हुए थे, वो तब उसके ऊपर चुप्पी साध लिया गया। तो तमाम जो बुनियादी बेसिक आवश्यकताएं थी बुंदेलखंड में, उसको लेकर भी सरकार कहीं कहीं बहुत ज्यादा उसको इंप्लीमेंट नहीं कर सकी है। यही कारण है कि जो पिछले बार जो क्लीन स्वीप की स्थिति थी, उस क्लीन स्वीप की स्थिति में कहीं कहीं एंटी इनकम्बेंसिव जो हम लोग कह रहे हैं, वो एंटी इनकम्बेंसिव, दोहरा एंटी इनकम्बेंसिव फैक्टर का सामना बुंदेलखंड में भी भारतीय जनता पार्टी कर रही है इस समय। एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर और बुंदेलखंड में। लेकिन अमलेंदु जी, बुंदेलखंड सुपड़ा साफ पिछली बार, क्या इस बार भी होगा, या ये जो आंकड़े दिख रहे हैं यही सामने भी होगा? क्योंकि ये तो आज के आंकड़े हैं, अभी चुनाव में देरी है, अभी टाइम है। राजीव जी, असल में वहां समाजवादी पार्टी ने कुछ टिकटों में बंटवारे में लगता है कुछ गड़बड़ी कर दी है, जिसकी वजह से उसका आंकड़ा थोड़ा कम जा रहा है। मुझे लगता है बुंदेलखंड में भी समाजवादी पार्टी का आंकड़ा और ऊपर जाता है अगर वहां टिकटों का बंटवारा ठीक ठाक तरीके से हुआ होता। आयातित कुछ लोगों को जो लिया है, उनको लेकर के नाराजगी सपा के ही वोटर्स में वहां थोड़ी सी देखी गई है। दूसरी बात यह है कि जो वहां बहुजन समाज पार्टी है वो डाउन जा रही है, तो उसके 2-3 कारण हैं मुझे जो लगता है। एक तो जो वहां उसकी जो प्रमुख स्तंभ थे, एक थे नसीमुद्दीन सिद्दीकी, दूसरे थे बाबू सिंह कुशवाहा। ये दोनों जो हैं वो बहुजन समाज पार्टी से इस समय बाहर हैं। तो इसका भी मुझे लगता है ये बहुजन समाज पार्टी को वहां थोड़ा सा डेंट लगा है, जिसकी वजह से जो उसका गढ़ समझा जाता था वो थोड़ा नुकसान की स्थिति में बहुजन समाज पार्टी है। हालांकि वहां मुस्लिम आबादी ज्यादा नहीं है, कम है, लेकिन फिर भी जो भी वहां समीकरण बनता था वो दलितों पिछड़ों का ही वहां खासतौर से बनता था। तो उसकी वजह से थोड़ा मुझे लगता है बसपा को नुकसान जो है हो जाएगा। बसपा वहां अच्छा लड़ जाती तो हो सकता है सपा को थोड़ा वहां शायद नुकसान हो जाता। लेकिन अब जो परिस्थितियां दिख रही हैं उसमें एक संदेश तो जा रहा है राजीव जी, जो बसपा को भी नुकसान की जो मैं बात कह रहा हूं वो ये भी जा रही है कि बसपा अगर मजबूती से लड़ती है तो ये संदेश अब साफ जाने लगा है। मतलब ये पता नहीं परसेप्शन सही है या गलत है या जो भी है, लेकिन जनता के बीच ये बात है कि अगर बसपा की सीटें बढ़ती हैं और बसपा मजबूत होती है तो ये आखिर में जाएंगे बीजेपी के साथ ही। तो ये परसेप्शन जो है ये मुझे लगता है कि जो बसपा की थोड़ा बहुत वोटर मतलब जो जाता भी जो सपा को देना नहीं चाहता था वो भी लौट के फिर जो है भाजपा के विरोध में सपा की तरफ जाएगा। तो ऐसी स्थितियां जो है मुझे लग रही है। और ये जो अगर समाजवादी पार्टी वहां 4 से 6 सीटें भी ले रही है हम लोगों के ओपिनियन पोल के मुताबिक, तो मुझे लगता है कि ये जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत चिंता का विषय होना चाहिए निश्चित तौर पर। चूंकि बुंदेलखंड में सपा का गढ़ नहीं है, वहां उसका जो कोर वोटर जिसे कहा जाता है वो कोर वोटर सपा का वहां नहीं है। उसके बावजूद अगर समाजवादी पार्टी बुंदेलखंड में 4 से 6 सीटें ले रही है तो ये आगे जब जा बढ़ेंगे, पूर्वांचल में जाएंगे, पश्चिम में जाएंगे या मध्य उत्तर प्रदेश, तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ज्यादा चिंता का विषय हो जाएगा। तो बुंदेलखंड में अगर भारतीय जनता पार्टी को अगर इतना नुकसान हो रहा है, मतलब आप एक प्रदेश के लिए आधा का नुकसान हो रहा है, तो ये नुकसान जो है भारतीय जनता पार्टी को बाकी उत्तर प्रदेश में बहुत जबरदस्त तरीके से नुकसान होगा। जी राजीव जी। जयशंकर जी, बुंदेलखंड 10 से 12 सीटें, 19 की जगह पे 10 से 12 है, लेकिन फिर भी कहें तो अभी एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर के बीच भी बुंदेलखंड में भाजपा मजबूती के साथ यहां पर चुनाव लड़ती हुई दिखाई दे रही है। जी राजीव जी, पूरे उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड ही ऐसा है। पिछली बार भी हम लोग डिस्कस कर रहे थे, लेकिन हमको लग रहा है कि अभी वहाँ पर भी सिनेरियो थोड़ा सा बदल रहा है। क्योंकि देखिए, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस जिस रफ्तार से कमज़ोर होंगी, जिस हद से कमज़ोर होंगी, उसी हद से समाजवादी पार्टी वहाँ मजबूत होगी। जो सामाजिक समीकरण है, ख़ास तौर से जो वहाँ ब्राह्मण और कुर्मी और कोई भी कुशवाहा लोग भी हैं वहाँ पे, ये वहाँ डिसिसिव मतदान करते हैं। तो ब्राह्मण, मैं पिछले महीनों में गया था, चित्रकूट गया था। चित्रकूट में काफ़ी करवी और अगल बगल के इलाकों, राजापुर में ही गया था मैं। तो कुर्मी लोगों का जो पहले वो लोग कम्युनिस्ट पार्टी के साथ होते थे, बाद में बहुजन समाज पार्टी और कुछ हद तक समाजवादी पार्टी के साथ भी जुड़े थे। लेकिन अब इस बार बहुजन समाज पार्टी के साथ चूँकि उस ढंग का नहीं रहा, जुड़ाव नहीं रहा है, तो इसलिए वो उनका झुकाव जो है वो समाजवादी पार्टी की तरफ हुआ है। और अकलियत के लोग, नसीमुद्दीन सिद्दीकी अभी कांग्रेस के साथ हैं, लेकिन कांग्रेस की कोई सीट नहीं दिखाई दे रही है। इसका मतलब यह है कि उनके इलाके में भी जो अकलियत के लोग हैं, अल्पसंख्यक मतदाता हैं,
वो उनका रुझान जो है समाजवादी पार्टी की तरफ ही जा रहा है। सबसे आश्चर्य की बात है, जो भाजपा का कोर वोट ब्राह्मण हुआ था उसमें भी काफ़ी बिखराव दिखाई दे रहा था। उस समय भी मुझे दिखाई दे रहा था, लोग बता रहे थे, जो बिजनेसमैन थे, वहाँ के व्यापारी समुदाय था, उन लोगों में भी एक तरह का गुस्सा, एक तरह का आक्रोश वहाँ देखने को मिल रहा था। अब ये पता नहीं रुझान उस समय का फिर अभी बदल रहा है रुझान, हो सकता है कि अभी हमको लगता है कि 10-15 दिन बाद ही उधर चुनाव भी होगा तीसरे या चौथे चरण में होगा, चौथे चरण में होगा बुंदेलखंड में मतदान। लेकिन भाजपा खुश हो सकती है कि जहाँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश, रुहेलखंड, अवध और पूर्वी उत्तर प्रदेश में उसका सुपड़ा साफ हो रहा है, वहाँ पे कम से कम आधी सीटें या आधी से कुछ ज़्यादा सीटें उनके पास आती हुई दिखाई दे रही हैं। हमको लगता है कि इसमें भी उनकी सीटें और कम होंगी और समाजवादी पार्टी की सीटें और बढ़ेंगी, क्योंकि अखिलेश यादव जब उस इलाके में गए थे ना, उनका जो विजय रथ निकला था उस इलाके में, तो काफ़ी देर रात तक लोगों ने इंतजार किया था, बड़ी भीड़ थी काफ़ी, उस समय सड़कों पर काफ़ी लोग जमा हुए थे। तो अगर वो ट्रांसलेट होता है, और मुझे लगता है कि देखिए एक चीज़ और है कि प्रदेश में जो एक लहर जो चलती है, बनती है, पिछली बार ऐसा ही हुआ था कि जब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी के पक्ष में जो लहर चली, वो लहर फिर कहीं रुकी नहीं। फिर वो जैसे बुंदेलखंड में 19 की 19 सीटें ले गई, पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी अधिकतम सीटें, आजमगढ़ जिले को छोड़ दीजिए हमारे, तो अधिकतम सीटें भारतीय जनता पार्टी लेके गई थी, तो कहीं बीच में रुक नहीं पाई थी लहर। इस बार जो दिखाई दे रहा है, जिस तरह से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हम लोगों को घूमने को देखने को मिला था, वो अगर उसी ढंग का कुछ वेव बनती है, पॉलिटिकल वेव बनती है, तो हमको लगता है बुंदेलखंड भी उससे प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाएगा। सामाजिक समीकरण तो सब जगह गड़बड़ हुए हैं। जो इनका पहले था कि जो अदर देन यादव ओबीसी को साधने की कोशिश की थी इन्होंने, अदर देन जाटव दलितों को साधने की कोशिश की है। अब सबसे आश्चर्य की बात है, पता नहीं, हालांकि मैं बीच बीच में बोलता था, कहता भी था इस बात को, जाटव समाज हमारे यहाँ जो चमार लोग कहते हैं, जिनको दलित जातियों में होते हैं, तो उन लोगों का झुकाव समाजवादी पार्टी के, खासतौर से उनके जो युवा तबका है, उनका जो पढ़ा लिखा और युवा तबका है, पता नहीं लोहिया और अंबेडकर की थियरी काम कर रही हो, एकजुट होने की जो उनकी बात 1955 के आसपास जब शुरू हुई थी, लेकिन उसी बीच में अंबेडकर साहब का निधन हो गया था, तो वो बात रुक गई थी। बीच में कई बार कोशिशें भी हुई, लेकिन उससे जिस तरह से मायावती जी और उनकी बहुजन समाज पार्टी गठबंधन से अलग हुई, उसके देखते हुए दलितों का युवा वर्ग है, उसके दिमाग में कहीं ना कहीं आ रहा है कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी दलितों का उत्पीड़न कर रही है, दलित बच्चियों के साथ बलात्कार की घटनाएं बढ़ रही हैं, और दूसरी तरफ हमारी बहन जी, जो जिन पर हमने पूरा भरोसा किया था, जो उनके नेता कांसीराम जी ने भी दलितों को सत्ता दिलाने की बात कही थी, वो कहीं और भाजपा के बी टीम के रूप में दिखाई दे रही हैं। ये जो फैल रहा है, इसका ही मुझे कारण लग रहा है कि बहुजन समाज पार्टी इस बार फिर बहुत अच्छा करते हुए नहीं दिखाई दे रही है। और बहुजन समाज पार्टी के तो बहुत सारे लोग या तो कांग्रेस में चले गए या फिर समाजवादी पार्टी में चले गए। रामाचल राजभर, लालजी वर्मा जैसे लोग कद्दावर नेता थे ये लोग। तो इसको लेते हुए हमको लगता है कि बुंदेलखंड में भी कुछ न कुछ इसका इफेक्ट दिखाई देगा। जी बिल्कुल, बुंदेलखंड में इफेक्ट दिखाई देगा। और दिखाई अभी तो जो दिख रहा है वो यही कि 10 से 12 सीटें बीजेपी लेके आ रही है, जबकि 4 से 6 सीटें 19 टोटल बुंदेलखंड में है। और तीसरे, चौथे और पांचवें तीनों चरण में अलग अलग जो जिले हैं जयशंकर जी, उसमें तीनों फेज में अलग अलग मतदान है। बुंदेलखंड छोटा सा हिस्सा, 13 मात्र सीटें, लेकिन अलग अलग जिले उसमें, और 3 खंडों में, यानी कि 3 फेज में अलग अलग चुनाव हो रहे हैं बुंदेलखंड में। तो खैर, इससे इतर अब हम आगे बढ़ें और सीधा चलेंगे मध्य उत्तर प्रदेश। मध्य उत्तर प्रदेश में भी क्या बीजेपी लीड ले रही है समाजवादी पार्टी से, ये जानेंगे, क्योंकि समाजवादी पार्टी सेकंड पोजीशन पर यहाँ है। क्या वहाँ भी है मध्य उत्तर प्रदेश में, ये समझते हैं। आइए जरा मध्य उत्तर प्रदेश के आंकड़े लेकर के आइए, और ये आंकड़े देखिए आप। आंकड़ों के आधार पर यहाँ पर बीजेपी पिछड़ गई। बीजेपी मध्य उत्तर प्रदेश में 29 से 31 सीटों के साथ सेकेंड पोजीशन पर दिखाई दे रही है, जबकि समाजवादी पार्टी 40 से 42 सीटें। आप याद कीजिए, आज से इससे 2 ओपिनियन पोल पीछे अगर जाएं तो यहां पर बीजेपी लीड ले रही थी या बराबरी का मुकाबला चल रहा था, लेकिन लगभग 10 सीटों से यहां बीजेपी पिछड़ती हुई दिखाई दे रही है और समाजवादी पार्टी आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। समाजवादी पार्टी 40 से 42 सीटें, जबकि मध्य यूपी में 29 से 31 सीटें बीजेपी, बसपा के खाते में 3 से 5, कांग्रेस के खाते में भी 3 से 5, जबकि अन्य के खाते में 1 से 3।
ये यहाँ पर कांग्रेस और बसपा, मध्य यूपी में कांग्रेस और बसपा लगभग बराबरी के मुकाबले में दिखाई दे रही है। मतलब अगर देखें तो 4-4 सीटें कांग्रेस और बसपा के पास, 2 सीट अन्य के खाते में, जबकि 40 से 42 और इधर 29 से 31 बीजेपी। ये आंकड़ा मध्य यूपी का है। सीधे अमलेंदु जी आपके पास आना चाहूंगा, मध्य यूपी क्या कहेंगे, और ये आंकड़े, इन आंकड़ों के आधार पर यहाँ समाजवादी पार्टी लीड लेती हुई दिखाई दे रही है। अमलेंदु जी देखिए राजीव जी, मैं जो बात कह रहा था, ये बुंदेलखंड से अगर जो हवा हम लोग की दिख रही है चलती हुई, वहां अगर भारतीय जनता पार्टी को ऐसा नुकसान हो रहा है तो ये आगे जाके भारतीय जनता पार्टी का नुकसान बढ़ता जाएगा। मतलब ये जो नुकसान जो है वो आप साफ दिखाई देने लगा है कि मध्य यूपी जो भारतीय जनता पार्टी के लिए संजीवनीदायक तरीके से कहा जाता था, वहां भी भारतीय जनता पार्टी पिछड़ने लगी। यानी जैसे जैसे चुनाव और नजदीक आता जाएगा तो ये मुझे लगता है ये फासला और बढ़ेगा राजीव जी, क्योंकि आप लोगों की बाध्यता होगी कि आगे हम लोग ओपिनियन पोल नहीं दिखा पाएंगे, लेकिन अगर आगे हम लोग दिखाएंगे ओपिनियन पोल तो निश्चित तौर पे ये आंकड़ा जो है और बढ़ता हुआ हमको दिखाई देगा। और ये आंकड़ा इसलिए भी और बढ़ेगा, जैसे पिछली बार हम लोग चर्चा कर रहे थे कि अगर प्रियंका गांधी वहां से लड़ जाती है तो कांग्रेस को उसका फायदा ज्यादा मिल सकता है। तो जाहिर सी बात है कि कांग्रेस का वहां फायदा ज्यादा होता तो वो थोड़ा सपा को नुकसान होता, इसलिए हम लोग उस एक परिप्रेक्ष्य में भी बात कर रहे थे। लेकिन अब चूंकि प्रियंका गांधी की लड़ने की कोई संभावना नहीं है, तो ऐसे में फिर जो उनके मतलब महत्वपूर्ण सीटें हैं वो तो वहां कांग्रेस मजबूती के साथ लड़ेगी और जो भी होगा। लेकिन अब चूंकि मुकाबले में समाजवादी पार्टी दिख रही है, साफ तौर पर लोगों को दिख रहा है, तो इसलिए जो है अब वो बिना किसी इफ बट के जो भी वोटर जो है, जो भी मतदाता जो भारतीय जनता पार्टी को हराना चाहता है, वो मुझे लगता है आंख बंद करके समाजवादी पार्टी के साथ जाएगा। तो ये स्थिति जो है हमको इसमें रिफ्लेक्ट हो रही है, और मैं फिर कहूंगा कि ये स्थिति आगे आगे और बढ़ेगी, ये कम नहीं होगी राजीव जी। नुकसान भारतीय जनता पार्टी का बढ़ता जाएगा, और खासतौर से तब जब पहले चरण का मतदान हो जाएगा और दूसरे चरण का हो जाएगा, और फिर यहां से जो खबरें पहुंचेंगी, मतलब एग्जिट पोल पे तो पाबंदी होगी, ओपिनियन पोल पे एक तरीके से कहा जाए हम लोग नहीं कर पाएंगे, लेकिन सूचनाएं तो पहुंचेंगी ना, लोगों की आपस में बातचीत, रिश्तेदारियां, काम करने वाले, आने वाले लोग, वो सब जो सूचनाएं पहुंचेंगी उसका असर फिर और जो है वो आगे बढ़ता जाएगा, और ये नुकसान भारतीय जनता पार्टी को बढ़ेगा जी। ये ओपिनियन पोल जो है ये कुछ और कह रहा है। यहाँ पर सेकंड पोजीशन पर मध्य यूपी में बीजेपी दिखाई दे रही है, जबकि 40 से 42 सीटों के बीच, यानी कि 40 से 42 सीटें समाजवादी पार्टी और 29 से 31 सीटें जो है वो मध्य यूपी में बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस यहाँ पिछड़ती हुई 3 से 5 सीटें और बसपा भी पिछड़ती हुई 3 से 5 सीटें, अन्य के खाते में 1 से 3 सीटें। राहुल लाल जी क्या कहेंगे इस पे? देखिए, अभी अगर हम लोग उत्तर प्रदेश की पूरे राजनीति को देखें तो एक करंट की स्थिति हम लोग को पश्चिमी यूपी में भी नजर आ रही है, और एक करंट की स्थिति समाजवादी पार्टी के पक्ष में मैं देख पा रहा हूं कि पूर्वी यूपी में भी है। जिस प्रकार से पूर्वी यूपी में भी उन्होंने बड़ा सा 72 गठबंधन बनाया जो काफी सक्सेस भी है, और पश्चिमी यूपी की भी स्थिति बिल्कुल उसी रूप में सकारात्मक नजर आ रही है। तो इसलिए मैं अमलेंदु जी के इस बात से बिल्कुल सहमत हूं कि आगे चल के जो आंकड़े हैं यहाँ पे समाजवादी पार्टी के पक्ष में और ज्यादा दिखेंगे। क्योंकि देखिए, उत्तर प्रदेश की जो लड़ाई है वो लड़ाई सीधे सीधे अब बीजेपी और एक तरह से समाजवादी पार्टी के गठबंधन के दोनों के बीच में सीधी लड़ाई है यहाँ पे। और अब इस चुनाव में एक दिलचस्पी जो शुरू से नजर आई कि समाजवादी पार्टी लगातार जो है कि हर चरण हमेशा जो है कि आपके ओपिनियन पोल में भी हम लोगों ने देखा कि वो लगातार धीरे धीरे वो आगे बढ़ते हुए नजर आ रही थी, वो मजबूत होते हुए नजर आ रही थी, और बीजेपी धीरे धीरे कमजोर नजर होते हुए आ रही थी। और ये चीजें जो कि अब हम लोग बिल्कुल जब पश्चिमी यूपी में चुनाव होने वाले हैं, मुहाने पे है 10 फरवरी अब बिल्कुल सामने में है, तब तक ये स्थिति हम लोग अभी भी देख पा रहे हैं कि एक तरह से बीजेपी का जनाधार घटता जा रहा है, और जो समाजवादी पार्टी गठबंधन का जनाधार है उसमें कहीं न कहीं हम लोग को वृद्धि नजर आ रही है। देखिए, जब कोई पक्ष जीतता हुआ नजर आता है तो उसके साथ साथ जो फ्लोटिंग वोटर्स होते हैं, जो कहीं न कहीं वो सोच रहे होते हैं कि हम किधर जाए नहीं जाए, उनके लिए भी अब निर्णय लेना बिल्कुल एक आसान सी स्थिति हो जाती है कि हम कहां पे जाए। अगर वो सरकार से थोड़े भी परेशान है, सरकार के विरोध में थोड़ा भी मत रखते हैं, सरकार विरोधी थोड़ा भी रुझान रखते हैं, तो वो उनके लिए सीधे विकल्प है कि वो समाजवादी गठबंधन में जाए। सरकार से अगर उनको थोड़ी सहानुभूति है तो वो फिर बीजेपी गठबंधन में जा सकते हैं। लेकिन बीजेपी के लिए चिंता का विषय यह है कि सरकार से सहानुभूति रखने वाले लोगों की संख्या जो तमाम जो है उसकी संख्या हम लोग लगातार घटते हुए देख रहे हैं। इसलिए आगे आने वाले समय में यहाँ पे भी हम लोग समाजवादी पार्टी को और भी मजबूत स्थिति में देखेंगे, क्योंकि उसके दोनों तरफ पूर्वी और पश्चिमी यूपी दोनों तरफ एक तरह से कहीं कहीं एक वेव की स्थिति नजर आ रही है, तो उस वेव से मध्य यूपी बच नहीं सकता।
वेव से मध्य यूपी बच नहीं सकता। एक तरफ बुंदेलखंड जहां बीजेपी लीड लेती हुई दिखाई दे रही है, तो दूसरी तरफ मध्य यूपी में बीजेपी पिछड़ती हुई दिखाई दे रही है। और बीजेपी जो है समाजवादी पार्टी से यहां 10 सीटें नीचे, लगभग 10 सीटों का अंतर यहां पे दिखाई दे रहा है, जबकि बुंदेलखंड में 10 से 12 सीटों पर बीजेपी नंबर 1 बनी हुई है। और मध्य यूपी में जो ये आंकड़े हैं, बता दूं दोस्तों, 81 सीटें आती हैं मध्य यूपी में। उन 81 सीटों में से 40 से 42 सीटें समाजवादी पार्टी और 29 से 31 सीटें जो हैं ये बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही हैं। क्या कहेंगे जयशंकर जी इन आंकड़ों को देख करके? आपके सामने बुंदेलखंड भी है और आपके सामने मध्य यूपी भी है। नहीं, जैसा मैंने शुरू में ही कहा था ना आपसे कि जो एक लहर जो बनेगी वो चलेगी, वो हर जगह दिखाई देगी, पूरे उत्तर प्रदेश में दिखाई देगी। और अभी तो पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश आना बाकी है, जहाँ किसान आंदोलन ज़्यादा रहा है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि इनका जो सामाजिक समीकरण का ताना बाना था वो पूरी तरह से बिखर गया है भारतीय जनता पार्टी का। वो मैंने शुरू से कई बार एक बात कह चुका हूँ मैं कि भारतीय जनता पार्टी ने सवर्ण मतदाताओं के साथ, ब्राह्मण, राजपूत, कायस्थ, भूमिहार, इनके साथ पिछड़ी जातियों में भी जो अदर दैन यादव और दलित जातियों में अदर दैन जाटव की लामबंदी की थी, वो पूरा का पूरा बिखर गया है। अब उसका असर इस बार दिखाई दे रहा है। और अच्छा देखिए, अब कांग्रेस ने भी मध्य यूपी में ही मेरे ख्याल से आएगा, अखिलेश यादव की सीट पे अपना उम्मीदवार नहीं दिया है। एक तरह से अखिलेश यादव को उन्होंने सपोर्ट किया, मेरे ख्याल साथ शिवपाल सिंह को भी किया होगा। 2 ऐसी सीटें हैं जिन पे कांग्रेस ने एक तरह से उनको वाकोभर देने की कोशिश की है, कहा कि भाई ठीक, हम वहाँ समर्थन करेंगे। तो घुमा फिरा करके जो स्थिति बन रही है वो यही बन रही है कि लड़ाई सिर्फ भारतीय जनता पार्टी बनाम विपक्ष, यानी विपक्ष क्या नहीं मतलब समाजवादी पार्टी का गठबंधन, जिसमें जयंत चौधरी भी हैं, शिवपाल सिंह यादव भी हैं, ओम प्रकाश राजभर भी हैं, और वो जो महान दल है केशव देव मौर्य जी का वो है, या और छोटे छोटे जो ये हैं कुछ गुटिया संगठन है, उनको मिला करके उन्होंने जो बनाया है वो काफ़ी कारगर होते हुए दिखाई दे रहा है। अब जिस तरह से भाजपा के गठबंधन में जो शामिल पार्टियां हैं, मतलब आश्चर्य करिएगा कि अपना दल रामपुर में चुनाव लड़ रहा है, निषाद पार्टी को जो सीटें मिली हैं उसमें से 1 या 2 निषाद, जिसमें से एक तो उनके पुत्र ही है, संजय निषाद के पुत्र ही हैं, और उसके अलावा बाकी सारी सीटें उन्होंने सवर्णों को दे दी, या भाजपा के जो टिकटार्थी रहे होंगे तो उनको अब कैसे दे दी, मतलब पैसे लेकर दे दी या कैसे, आरोप तो यही लग रहा है कि उन्होंने सीटें अपनी बेच दी हैं। इसको लेकर के जो अभी तक हमको जो डर लग रहा था कि निषाद समाज हो सकता है उत्तर प्रदेश में निषाद पार्टी के कारण भाजपा के साथ जुड़ सकता है, लेकिन जिस तरह से टिकटों का बंटवारा संजय निषाद जी ने किया है उसको देखते हुए अब लग रहा है कि नए निषाद भी पूरी तरह से भाजपा से कटे हुए नजर आ रहे हैं। और उनकी बहुतायत संख्या है, मतलब आप गंगा यमुना के जो बेल्ट हैं उसके जो किनारे के गांव हैं उसमें अधिकतर कहीं मल्लाह कहे जाते हैं, कहीं नाविक कहे जाते हैं, कहीं बिंद कहे जाते हैं, कहीं निषाद कहे जाते हैं। इन लोगों की स्थितियां हैं। और जिस तरह से बिहार का जो वीआईपी पार्टी के जो नेता हैं उनकी जो हालत हो रही है, वो जिस तरह से उत्तर प्रदेश में आकर के ताल ठोंकने की बात कर रहे हैं, बीजेपी के खिलाफ तैयारियां कर रहे हैं जी, उसको देखते हुए मुझे लगता है कि सेंट्रल यूपी में भी बीजेपी का जो अभी दिखाई दे रहा है और स्थिति और ख़राब होगी अगर कुछ खास कारनामा करतब नहीं दिखा पाई भाजपा तो, क्योंकि अभी तक उनके जो भी एक भी उनका अस्त्र जो है, राजनीतिक अस्त्र जो है, कारगर होते हुए दिखाई नहीं दिया है। चाहे हिंदू मुसलमान की बात हो, चाहे गर्मी और ठंडे की बात हो, या सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की बात हो, वो नहीं होकर के सीधे सीधे ध्रुवीकरण ये हो रहा है कि सरकार बनाम विपक्ष। विपक्ष का मतलब समाजवादी पार्टी और ये जयंत चौधरी का गठबंधन, तो रालोद का गठबंधन। तो ये जिस तरह से मुखर होकर के आ रहा है, तो बाकी पेरीफेरी पे जिस मतलब बहुजन समाज पार्टी हो या कांग्रेस हो, चूंकि उसको समर्थन ज़्यादा नहीं मिल पा रहा है, तो इसलिए उसके भी जो वोटर हैं जो भाजपा के विरोधी रुख रखते हैं, जो यानी भाजपा का एकदम खुल करके जिनका विरोध है जिनके मन में, वो लोग भी सपा और जयंत चौधरी रालोद के गठबंधन के साथ जुड़ रहे हैं। और जो बहुत उनके जुड़े हुए लोग हैं, कट्टर लोग हैं, जो मायावती जी के एकदम समर्थक ही हैं या कांग्रेस के जो पुराने समर्थक हैं लोग, वो लोग तो उनके साथ रहेंगे। जैसे दिखाई भी दे रहा है हमारे मध्य उत्तर प्रदेश के में कि उनको भी 3 से 5 सीटें, 4 सीट मेरे ख्याल से कांग्रेस को 4 सीट ही बहुजन समाज पार्टी को भी मिलते हुए दिखाई दे रही है। तो ये हो सकता है, लेकिन इन जनरल जो है बाकी क्षेत्रों में जहाँ पे कांग्रेस या बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार मुख्य चुनावी संघर्ष से बाहर होंगे,
वहाँ हमको लगता है कि उनका जो वोट होगा, जो सिर्फ भाजपा विरोध की राजनीति समझता है, वो सपा गठबंधन को वोट देगा और उनकी सीटें बढ़ेंगी। जी, तो इनकी सीटें बढ़ेंगी, अभी कहना है जयशंकर जी का कि ये जो सीटें हम दिखा रहे हैं इससे भी ज़्यादा हो सकती हैं। लेकिन क्या है पश्चिमी उत्तर प्रदेश का सूरत हाल? पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 10 तारीख को चुनाव है, हाँ 10 फरवरी को चुनाव है, इसके बाद सेकेंड जो है वो 14 फरवरी को भी है, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का कुछ और पार्ट है जो 20 तारीख को चुनाव है। यानी कुल 136 सीटें पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जिसमें से 109 सीटें पिछली दफा बीजेपी के खाते में आई थी। क्या इस बार भी बीजेपी 109 सीटें या उसके आसपास लेकर आ रही है, या किसानों का आंदोलन जो है वो असर डाल रहा है? हम सब पश्चिमी उत्तर प्रदेश घूम रहे हैं और बहुत नज़दीक से देख रहे हैं कि क्या सूरत हाल है वहाँ का, क्या स्थिति है पश्चिमी उत्तर प्रदेश की। जरा आंकड़े क्या कुछ कहते हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के, वो स्क्रीन पर लेकर आइए। और यहाँ आंकड़ा जो है वो ज़बरदस्त बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। बीजेपी 109 नहीं बल्कि 44 से 46 सीटों पर, मात्र 44 से 46 सीटों पर बीजेपी सिमटती हुई दिखाई दे रही है, जबकि समाजवादी पार्टी 76 से 78 सीटें और बसपा 9 से 11। यहां बसपा भी मजबूती के साथ लड़ती हुई दिखाई दे रही है और कांग्रेस बहुत तेजी से फिसलती हुई दिखाई दे रही। यहां पर मात्र 1 से 3 सीटें कांग्रेस के खाते में, अन्य के खाते में भी 1 से 3 सीटें, जबकि बहुजन समाज पार्टी 9 से 11 सीटें पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, और समाजवादी पार्टी 76 से 78 सीटों के साथ नंबर 1 पर। मध्य यूपी में भी समाजवादी पार्टी नंबर 1 पर। देखिए शुरुआत बुंदेलखंड से, यहाँ पिछड़ती हुई समाजवादी पार्टी मध्य यूपी में नंबर 1, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नंबर 1 76 से 78, और बीजेपी 44 से 46। एक बार फिर रुख करेंगे राहुल लाल जी आपका और जानना चाहेंगे, समझना चाहेंगे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जो ये तस्वीर बन रही है ये क्या कुछ कहती है। किसानों का आंदोलन, जाटों का एकजुट होना और जयंत चौधरी को बार बार अपने पाले में आने के लिए जो बीजेपी कह रही है, वो तमाम बातों के बावजूद बीजेपी को यहाँ फायदा होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। 109, लेकिन फिर भी अगर देखें तो जो सुपड़ा साफ हुआ था पिछली बार समाजवादी पार्टी का, अभी तक वो उस स्थिति में बीजेपी यहां, जबकि किसानों के आंदोलन का असर भी है, तब भी यहां दिखाई नहीं दे रही बीजेपी। देखिए ये स्थिति आप सही कह रहे हैं कि क्या जिस तरह से 2017 में बिल्कुल सुपड़ा साफ हुआ था वैसी स्थितियां दिख रही हैं। देखिए मैं बार बार कह रहा हूं कि अगर इस बार का जो चुनाव है वो प्रत्येक दिन, जैसे जैसे दिन बीतता जाता है वैसे वैसे वहां पे विपक्ष मजबूत हो रहा है। तो हो सकता है कि चुनाव के समय तक, चूंकि 10 को भी है, आप बता रहे हैं कि कुछ जगह पे 20 फरवरी को भी आ रहा है उसमें, तो वो 20 फरवरी तक में तो फिर कई चीजें बदलेंगी। लेकिन तो 2-3 चीजें, चूंकि पश्चिमी यूपी में जब अलग अलग जगह में घूम रहा हूं, आप भी घूम रहे हैं, जो हम लोग बिल्कुल कॉमन पा रहे हैं वहां पे, कि देखिए करंट की स्थिति है, उस करंट से बीजेपी ने निपटने के लिए तमाम प्रयास किए। अभी हम लोग देख रहे हैं कि वहां पे जो किसान आंदोलन के कारण जो हिंदू मुस्लिम एकता जो स्थापित हुई थी, जो चट्टानी एकता वहां पे स्थापित हो गई है, उसको तोड़ने के लिए तमाम प्रयास हुए। चाहे देखिए कैराना का मामला उठाया गया, या फिर जो है कि बार बार 2013 के दंगों की याद दिलाई जा रही है। तो उन सब चीजों से स्पष्ट था कि बीजेपी के पास सिवाय ध्रुवीकरण के कुछ भी जो है कि वहां पे था नहीं। देखिए ये जो पूरे संख्या है, ये संख्या हम लोग को सोचना पड़ेगा कि ये संख्या एक तरह से कहीं कहीं पश्चिमी यूपी के पूरे राजनीतिक इतिहास को भी, हाल फिलहाल के इतिहास को भी बदल रही है। अगर हम लोग 2014, 17 और 19 में तो बीजेपी का गढ़ था ही, लेकिन अगर हम लोग 2012 में भी जाएं तो पश्चिमी यूपी 2012 के समय में भी एक तरह से बहुजन समाज पार्टी का गढ़ होता था। यहाँ पे बहुजन समाज पार्टी एक जो है कि बड़े रूप में होती थी। समाजवादी 2007 के इलेक्शन में भी अगर हम लोग देखें तो बहुजन समाज पार्टी का गढ़ बना हुआ था। तो ये जो पश्चिमी यूपी था वो पहले बहुजन समाज पार्टी के पास था, फिर ये एक तरह से कहीं कहीं ये भारतीय जनता पार्टी के पास गया। लेकिन इस बार सब कुछ परिवर्तित होते हुए ये सीधे सीधे समाजवादी खेमे में जा रहा है। और इसके 2-3 कारण बिल्कुल स्पष्ट है वहां पे, कि एक तो देखिए जो समीकरण बन रहा है, राष्ट्रीय लोकदल नामक पार्टी जो अपना अस्तित्व खो चुकी थी, वो किसान आंदोलन में उसने नई संजीवनी पाई। और जो जयंत चौधरी जिस तरह से वो नेतृत्व कर रहे हैं और जिस तरह से कोई भी मौका वो चूक नहीं रहे, क्योंकि हमें अभी भी ध्यान में है कि जो गर्मी और ठंड वाला जो पूरा बयान था, उस बयान का उन्होंने जिस तरह से जवाब दिया, उस कारण से जो कुछ जाट वोटर्स जो थोड़े बहुत जो है कि बीजेपी की तरफ जिसके जाने की संभावना दिख रही थी, वो फिर उनको कहीं कहीं जाट अस्मिता के साथ उन लोगों ने जोड़ लिया। जयंत चौधरी जी के बयान की भी हमारा खून तो गर्मी होता है, इसे कोई ठंडा नहीं कर सकता। तो जाट और मुस्लिम
मुस्लिम बिल्कुल देखिए, मुस्लिमों में भी कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है, पूरे उत्तर प्रदेश में कंफ्यूजन नहीं है। वो सीधे सीधे हर तरफ वो समाजवादी पार्टी के साथ जा रहे हैं और पश्चिमी यूपी में भी वो समाजवादी पार्टी के साथ ही जाते हुए नजर आ रहे हैं। जाट इनके साथ बिल्कुल मजबूती से खड़ा है। और जिस तरह से देखिए राजा मिहिर भोज का मामला उठाया गया है समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के द्वारा, तो उसमें 6% का जो एक गुज्जर समुदाय का वोट है वो भी इसमें शामिल है। और ये पूरा का पूरा पश्चिमी इलाका, देखिए जब मैं फील्ड में घूम रहा था तो भारतीय जनता पार्टी से लोग इतने नाराज थे, विशेषकर युवा, कि यहाँ पे जो अधिकांश छात्र हैं वो एक तरह से आर्मी के लिए जो भर्ती की परीक्षाएं होती है उसमें शामिल होता है, उसमें दौड़ते भी हैं लगातार। वो कह रहे थे कि देखिए भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवाद की बात करती है लेकिन आर्मी में ही वैकेंसी नहीं निकाल रही है। वो हम लोग 2020 से दौड़ रहे हैं लेकिन अब तक दौड़ ही रहे हैं, कोई भर्ती निकली ही नहीं है। हम लोग राष्ट्र सेवा करना चाहते हैं सेना में जाके। तो वो जो एक बड़ा जो युवाओं का फोर्स बना हुआ है वो समाज में बिल्कुल मजबूती के साथ वो लोग इस समय जो है कि अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहा है। और इस लड़ाई लड़ने में कहीं कहीं वो सीधे सीधे गठबंधन के लिए जो है कि बड़ा संजीवनी का काम कर रहे हैं। तो ये पश्चिमी यूपी में मुझे जो दिख रहा है कि जो परिणाम आएगा वो परिणाम उसमें कहीं कहीं जो समाजवादी गठबंधन है उसकी स्थिति उससे मजबूत दिखेगी। देखिए मैं थाना भवन गया हुआ था, मैं जो एक तरह से जो गन्ना मंत्री सुरेश राणा जी का क्षेत्र है, देखिए वहां पर जब मैं उस क्षेत्र में जो काफी एक तरह से कद्दावर मंत्री रहे कहीं कहीं इस योगी सरकार में, वो उनकी सीट की स्थिति वो कहीं कहीं बिल्कुल हारते हुए नजर आ रहे हैं अपने सीट के ऊपर ही। जो है संगीत स्वामी जो कि 2013 में इतने बड़े नाम थे, करधना वाले इलाके में जब अब फिर से मैं गया हूं तो वहां पे फिर वो गर्माहट एक तरह से संगीत स्वामी के प्रति नहीं मिली है। तो अतुल प्रधान के प्रति आप देखिए कितनी मजबूती से चीजें, तमाम तरह की चीजें चल रही हैं। तो जो बड़े बड़े नाम थे पश्चिमी यूपी में जो भारतीय जनता पार्टी के, उनके किले भी दरकते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये एक तरह से कहीं कहीं ऐतिहासिक चुनाव है यहाँ पे। और इसमें कई सारे कारक, सामाजिक कारक, किसान आंदोलन, जाटों की जो है कि वो किसान आंदोलन के कारण जाटों का भारतीय जनता पार्टी से मोह भंग होना, महंगाई, बेरोजगारी, ये सब बिल्कुल एक काफी समन्वित रूप से इसका प्रभाव इस पूरे चुनाव पे हम लोगों को नजर आ रहा है इस समय। और ये यहां से जो चीजें निकलेंगी, मैं शुरुआत से ही कह रहा हूं कि ये सीधे सीधे मध्य यूपी से लेकर पूर्वी यूपी तक आप ये एक ऐसा वेव हमें बिल्कुल नजर से आ रहा है इससे। मध्य यूपी से लेकर बुंदेलखंड में तो स्थिति थोड़ी सी बीजेपी की मजबूत दिखाई दे रही है, बल्कि उसके बाद अगर आगे जैसे जैसे बढ़ रहे हैं बीजेपी की स्थिति, और खासकर अभी जब हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी पिछड़ती हुई दिखाई दे रही है और अच्छा खासा यहाँ पर अंतर है दोनों के बीच में। एक बार स्क्रीन पर लेके आइए ये आंकड़े जो हैं अभी तक हम लोगों ने जो दिखाए। देखिए बुंदेलखंड 10 से 12, बुंदेलखंड में 10 से 12 सीटों के साथ नंबर 1 पर बीजेपी, जबकि मध्य यूपी में 40 से 42 सीटों के साथ समाजवादी पार्टी नंबर 1 पर, और पश्चिमी यूपी में 76 से 78 सीटों। अब आपको बता दूं बुंदेलखंड में 19 सीटें कुल हैं और मध्य यूपी में 81 सीटें, 81 सीटें हैं मध्य यूपी में, जिसमें से 40 से 42 सीटें यानी 50% सीटें लेकर के बीजेपी नंबर 1 पर है, और पश्चिमी यूपी में 136 सीटें और यहां पर 76 से 78 सीटों के साथ बीजेपी को पछाड़ रही है समाजवादी पार्टी। बीजेपी नंबर 2 पर यहां पर है। जयशंकर जी, ये 3 आंकड़े आपके सामने हैं और खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश किसानों का आंदोलन, यहां से जो लड़ाई होती है, राजनीतिक लड़ाई की भी शुरुआत होती है। और इसी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिजनौर जाने वाले थे लेकिन नहीं पहुंच पाए। सुबह से उनके बारे में तमाम चर्चाएं हो रही थी कि यहाँ परिस्थितियां जो हैं ऐसी थी कि लोग नहीं थे, इसीलिए प्रधानमंत्री नहीं आए। खैर, ये प्रधानमंत्री के जाने आने की बात अलग है, लेकिन हम जो आंकड़े सामने रख रहे हैं इन आंकड़ों के आधार पर क्या कुछ देख रहे हैं आप, ये जरा बताइए। देखिए राजीव जी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश 2 टुकड़ों में है। जो पहला चरण का मतदान होगा वो खास तौर से मेरठ, मुजफ्फरनगर, शामली और इधर के जो ज़िले हैं इनमें चुनाव होगा, और उसके बाद दूसरा इलाका जो है रुहेलखंड का इलाका है, तराई का जो इलाका है। तो ये इन दोनों इलाकों में भाजपा कितनी मजबूत थी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। मतलब पिछले चुनाव में जो पहले चरण के जो ज़िले हैं उन ज़िलों में 58 सीटें, 58 सीट्स में 53 सीटें जो हैं भाजपा के खाते में गई थी, और सिर्फ 5 सीटें जो है वो विपक्ष के पास गई थी। लोकदल के पास तो 1 सीट वही खतौली जो चरण सिंह जी का पुराना अपना परंपरागत क्षेत्र था वहाँ से मिला था, लेकिन वो भी आदमी पलट के चला गया था बीजेपी में, वो विधायक जो था। तो जी अब जो स्थिति बन रही है, चूँकि किसान आंदोलन का पूरा गढ़ रहा है, जिस तरह से खदेड़ा हो रहा है, मतलब भाजपा के उम्मीदवारों, नेताओं को लोग गाँव में घुसने नहीं दे रहे हैं,
मतलब आश्चर्य, जैसे अभी राहुल बता रहे थे, मतलब गुर्जर समाज के लोगों में जिस तरह से मिहिर भोज को, महाराजा मिहिर भोज को राजपूत बता दिया, क्षत्रिय बता दिया, मुख्यमंत्री जी ने आके प्रतिमा का अनावरण कर दिया, उसको देखकर बड़ा ज़बरदस्त गुस्सा है लोगों में। मथुरा जिले की एक जो सीट है वो कोई अनुसूचित जात के लिए रिजर्व सीट है, वहाँ गुर्जर गांव में वो भारतीय जनता पार्टी की जो सिटिंग एमएलए हैं वो गए तो उनको लोगों ने दौड़ा लिया। उससे पूछा लोगों ने, भाई बताओ पहले मिहिर भोज किस जाति के थे? वो बेचारा क्या जवाब दे, अपना लौट गए। इसी तरह से सैनी समाज, ये सब परंपरागत रूप से भारतीय जनता पार्टी के मतदाता रहे हैं लगातार हाल के वर्षों में। तो विक्रम सैनी जब गए, सैनी समाज के अपने गांव में गए तो वहाँ लोगों ने दौड़ाया, वहाँ उनको घुसने नहीं दिया। सैनी लोग जो माली होते हैं लोग, ओबीसी में आते हैं। तो इस तरह से जो माहौल बन रहा है, मतलब कहने का मतलब है, हम लोग जब मेरठ गए थे ना, मेरठ में जब प्रोग्राम कर रहे थे अवंतीबाई की प्रतिमा के नीचे खड़ा होकर के, तो भाजपा के काफ़ी उत्साहित कार्यकर्ता वहाँ पे आए हुए थे और वो लोग बड़े गर्मजोशी से अपनी बात रख रहे थे। लेकिन मैं आपसे बताऊं कि उसमें से किसी एक को जो बहुत ज़्यादा वोकल थे, उनको मैं किनारे लेकर गया, मैंने कहा भाई सच बताइए, ईमानदारी की बताइए कि मेरठ में समीकरण क्या बनेगा। उन्होंने बड़े संकोच के साथ कहा कि सर ये मैं पार्टी के रूप में नहीं कह सकता। हमने कहा नहीं, आपका नाम हमको मालूम भी नहीं है तो हम बताएंगे भी कैसे किसी को। उन्होंने कहा कि साहब 2 सीटें जो हमारी हैं, मेरठ कैंट और मेरठ दक्षिण की, भाजपा को मिल जाए तो बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, अन्यथा तो हमको नहीं लगता कि एक भी सीट इसके अलावा कोई मिलेगी। यानी सरधना में जो संगीत सोम साहब की सीट है वो सीट भी खतरे में दिखाई दे रही है। बिल्कुल जो दिखाई दे रहा, रुझान दिखाई दे रहा, उसको लगता हुआ है कि 58 सीटों में से अगर 1/4 सीटें भी भाजपा के पास बच जाती हैं, रह जाती हैं, तो उसके लिए बड़ी उपलब्धि की बात है। कि अब देखिए जरा रोहेलखंड में बरेली का इलाका जो है वो आमतौर पे माना जाता था भाजपा का गढ़। जो गंगवार किसान होते थे, कुर्मी किसान होते थे, वो लोग आमतौर पे भारतीय जनता पार्टी के साथ होते थे। संतोष गंगवार उनके सबसे बड़े और कद्दावर नेता होते थे। लेकिन पिछले दिनों मोदी जी की सरकार में जिस ढंग से उनका अपमान हुआ, जिस ढंग से उनको हाशिए पर रखने की कोशिश की गई, उसको देख करके किसान लोगों में काफ़ी नाराज़गी है। बगल में पीलीभीत है, बगल में लखीमपुर खीरी का भी इलाका जुड़ता है। पीलीभीत से जो मेनका गांधी और वरुण गांधी की जो भारतीय जनता पार्टी में हालत है और जिस ढंग से उन्होंने विद्रोही तेवर अपना रखा है, तो उसका भी कहीं ना कहीं खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ रहा है। जो भाजपा की जो सीटें दिखाई दे रही हैं अभी, मुझे उसमें संदेह तो है, लेकिन अलीगढ़ के इलाकों में खासतौर से जो लोध किसान हैं, जो पिछड़ी जाति में आते हैं, वो लोग अभी भी भाजपा के साथ बड़े पैमाने पे जुड़े हुए हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। ये रुझान भी हमारे वही बता रहे हैं। दूसरी तरफ ब्राह्मण समाज का कुछ हो सकता है सपोर्ट, वैश्य समाज का उनको कुछ सपोर्ट हो सकता है, इस तरह का तो है। लेकिन जो चंक वोट है, जो जनाधार, बड़ा विस्तृत जनाधार वाले जो वोट हैं, मतलब ओबीसी है या दलित हैं या फिर ये माइनॉरिटीज़ के वोट हैं, मतलब कई कई क्षेत्र तो यहाँ हैं कि जहाँ पे 40-50% माइनॉरिटी के ही वोट हैं, तो उन इलाकों में तो भाजपा की कोई गुंजाइश दिखाई नहीं देती है। और इनकी सारी कोशिशें, अब इनकी कोशिशें एक ही हो रही हैं, इनका जो कनफुकवा तंत्र है उसके जरिए ये चलाएंगे कि देखो भैया, मुसलमान तो जाट को वोट नहीं दे रहे हैं, मुसलमान सिर्फ मुसलमान को वोट दे रहे हैं। फिर जाटों के बीच, मुसलमानों के बीच में घुसवाएंगे लोगों को कि देखो जी, जाट तो सिर्फ जाट में बट गए, वो बीजेपी के जाट नेता को दे रहे हैं, वो मुसलमान को वोट नहीं दे रहे हैं। पिछली बार इन्होंने कोशिश की थी 2019 में, 2017 के चुनाव में भी, और उसमें कुछ हद तक कामयाबी मिली थी। लेकिन इनको ये मतलब याद रखने की बात है कि साहब, राकेश टिकैत और किसान आंदोलन एक इतनी मजबूत दीवार खड़ी हो गई है भाजपा और किसानों के बीच में कि उसको तोड़ पाना इनके लिए मुश्किल है। जिस ढंग से राकेश टिकैत ने लोगों को आगाह किया कि साहब 2013 में जो दंगे करवाए गए थे उसकी पुनरावृत्ति अब हम नहीं होने देंगे। हो सकता है कि भाजपा के लोग किसी बड़े नेता की हत्या करवा दें, संघ के लोग करवा दें। अभी देखा ही होगा आपने, ओवैसी की कार पे हमला हुआ। अब तो खुल के आ रहा है कि साहब ओवैसी जी के कोई जो एक कैंडिडेट हैं, उनके करीबी ही जो लड़के थे, जो सचिन और क्या एक नाम है, जो दोनों वो उनके कैंडिडेट के करीबी है कहा जाता है। तो नहीं, और गोली भी ऐसी चली कि साहब वो गेट के दरवाजे पे लगी, मतलब शीशे पे, या कहीं और गोली नहीं चली। तो खैर वो सब प्रायोजित मामले हो सकते हैं, इस तरह के मामले और भी बढ़ सकते हैं। बिल्कुल, कि जिससे कि हिंदू मुसलमान का सांप्रदायिक ध्रुवीकरण हो जाए। भाजपा इस कोशिश में लगी है, लेकिन दिक्कत यही है कि उसको कहीं से कामयाबी नहीं मिल रही है, क्योंकि सामने वाला रिएक्ट नहीं कर रहा है। जैसे गर्मी और ठंड की बात भी योगी जी ने कही कि मैं तो मई जून में भी शिमला बना दूंगा, तो उसका जवाब भी लोगों ने बड़े करीने के साथ, बड़े सलीके के साथ जयंत चौधरी या अखिलेश यादव ने दिया।
उससे उनको कहीं मौका नहीं मिला कि वो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण कर पाएँ किसी तरह से। तो इस तरह से एक मैच्योर जो दिखाई दे रहा है ना अखिलेश या जयंत चौधरी की जो राजनीतिक अभी तक की जो चाल है, हो सकता है कि आगे पता नहीं कब प्रोवोकेशन में आ जाए, लोग प्रोवोक्ड हो जाएं, हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन अभी तक का जो माहौल है, अब तो 2-3 दिन ही बचा हुआ है, तो उसको देखते हुए मुझे लगता है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खदेड़ा होवे की जैसे खदेड़ा हो रहा है, उसको देखते हुए इनकी सीटें 30 के आसपास सिमट जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी और इनका बढ़ेगा ग्राफ। और जी, तो कह रहे हैं जयशंकर जी कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जैसे 44 से 46 सीटें बीजेपी की हैं, ये सीटें और कम हो सकती हैं, और ऐसे ही मध्य यूपी है और ऐसे ही बुंदेलखंड है। आपके सामने 3 आंकड़े हम पेश कर रहे हैं, 4 जबकि 4 पार्ट में हमने उत्तर प्रदेश को बांटा हुआ है, और इसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहले चरण का मतदान यानी फर्स्ट फेज की वोटिंग जो है वो होनी है 10 फरवरी को, इसके बाद 14 फरवरी को सेकेंड फेज, वहां भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, और थर्ड फेज में भी कुछ हिस्सा पश्चिमी उत्तर प्रदेश का आता है। 136 सीटों में से पिछली दफा बीजेपी को यानी कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 136 में से बीजेपी के पास 109 सीटें आई थी, लेकिन इस बार 136 में से 44 से 46 सीटें मात्र आती हुई बीजेपी को दिखाई दे रही हैं, जबकि समाजवादी पार्टी 76 से 78 सीटें, बसपा को 9 से 11 सीटें, कांग्रेस 1 से 3, अन्य को 1 से 3, मध्य यूपी में अगर सेंट्रल यूपी की बात करें तो 29 यानी 29 to 31 ये बीजेपी एंड 40 से 42 ये जो है ये समाजवादी पार्टी, बसपा 3 से 5 और कांग्रेस भी 3 से 5। मध्य यूपी में कांग्रेस यहाँ रायबरेली का जो पार्ट है यहाँ पर थोड़ा मजबूत दिखाई दे रही है, और इसके अलावा अन्य 1 से 3 अन्य के खाते में यानी अदर्स, और इधर अदर्स और कांग्रेस बुंदेलखंड में 0-0 हैं, जबकि बसपा 2 से 4 सीटें, 4 से 6 सीटें, समाजवादी पार्टी और 10 से 12 सीटों के साथ बुंदेलखंड की 19 सीटों में भाजपा जो है वो नंबर 1 बनती हुई दिखाई दे रही हैं। तो ये सूरत हाल हम आपके सामने रख रहे हैं। अभी तक 3 पार्ट, लेकिन चौथा पार्ट और फाइनल पार्ट जो है वो पूर्वी यूपी का है, वो आंकड़े देंगे, और इन आंकड़ों के बाद कुल परसेंटेज किस पार्टी को कितने परसेंट वोट मिल रहे हैं ये आपके सामने हम रखेंगे, और उसके साथ आपके सामने लेकर आएंगे कुल सीटें कितनी आ रही हैं। जरा फटाफट उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश के आंकड़े लेकर आइए। आंकड़े जो है सामने हैं, देखिए यहां पूर्वी उत्तर प्रदेश में जबरदस्त गेन करती हुई समाजवादी पार्टी यहां दिखाई दे रही है। 90 से 92 सीटें पूर्वी उत्तर प्रदेश में, 176 सीटें हैं, 167 सीट्स में से 90 से 92 90 से 92 तक सीटें ला सकती है आज की तारीख में। अगर ये जो आपको कह रहे हैं दोस्तों, ये आंकड़े हम जो हमारा ये सर्वे है 25 जनवरी से लेकर 5 फरवरी तक के बीच का है। ये सर्वे 25 जनवरी से लेकर 5 फरवरी तक के बीच का है, यानी 10 दिन का। आज 7 तारीख है, कल हम लोगों ने इन आंकड़ों पर काम किया है, कल और आज ये आंकड़े आप लोगों तक हम पहुंचा रहे हैं। तो 25 से लेकर के 5 फरवरी के बीच जो आंकड़े हमारे बीच आए हैं, उन आंकड़ों के आधार पर आज की तारीख में अगर मतदान हो तो सरकार किसकी बन रही है वही हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी 90 से 92 सीटें, बीजेपी यहां भी पिछड़ती हुई 66 से 68 सीटें, बसपा 3 से 5, कांग्रेस 2 से 4 और अन्य के खाते में 1 से 3। इन चारों को मिलाकर के कितने परसेंट वोट आ रहे हैं कि इस पार्टी को ये जरा ले आइए स्क्रीन पर ही, और उसके बाद कुल आंकड़े और उसके बाद विस्तार से चर्चा। तो बहुत सारी चीजें हैं, देखिए परसेंट वाइज। बस बीजेपी पिछली दफा लगभग 40% बीजेपी प्लस यानी बीजेपी गठबंधन को था, लेकिन इस बार 34.14%, 34.14% बीजेपी को, जबकि समाजवादी पार्टी 37.98%, बीएसपी 16.50 और कांग्रेस पिछड़ती हुई यहां दिखाई दे रही है 6.32%। प्रियंका गांधी का लड़की हूं लड़ सकती हूं या उनका खुद का मैदान में उतरना अभी तक काम नहीं आ रहा है। इसके पीछे क्या कारण है ये प्रियंका गांधी या उनकी टीम समझे, लेकिन हम लोगों को जो समझ में आ रहा है वो यही कि यहां वोटर्स जो हैं वो इंटैक्ट हो रहे हैं, एक दल की तरफ जा रहे हैं, वो है समाजवादी पार्टी। जो वोटर्स कांग्रेस के हैं वही वोटर्स कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के भी हैं, बसपा के भी हैं। और इसके साथ अब फटाफट कुल आंकड़े लेकर आ जाइए और फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। टोटल आंकड़े, किस पार्टी को कितनी सीटें आ रही हैं ये सामने लेकर आइए, और उसके बाद फिर विश्लेषण के लिए सीधे अमलेंदु उपाध्याय जी के पास आना चाहूंगा। देखिए बीजेपी
149 टू 157, 149 से 157 बीजेपी और समाजवादी पार्टी 210 से 218, बसपा 17 से 25 और कांग्रेस पिछड़ती हुई 6 से 12 सीटें, अदर्स के खाते में 3 से 9 सीटें। अमलेंदु उपाध्याय जी, इन आंकड़ों के आधार पर बदला बदला सा कुछ दिखाई दे रहा है आपको इन आंकड़ों में? राजीव जी, बिल्कुल निश्चित तौर पे बदला बदला सा दिखाई दे रहा है। और ये आंकड़े मुझे लगता है कि अगर आज चुनाव हो जाए तो निश्चित तौर पर परिणामों में यही निकल करके आएगा। और जैसे जैसे आगे समय बढ़ता जाएगा तो मुझे लगता है कि ये दूरी जो है और बढ़ती जाएगी। मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी को अगर सरकार बनानी है तो उसे कम से कम 250 के आसपास जो है पहुंचना चाहिए। 210 और 218 पे भी जो है वो दिक्कत की स्थिति रहेगी, क्योंकि जो बाबा कहा जाता है ना कि भारतीय जनता पार्टी कुछ भी कर सकती है, तो ये चुनाव के बाद की कुछ भी स्थिति थी। इसलिए समाजवादी पार्टी को और जो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन है उसको थोड़ा मेहनत जो है वो कर लेनी चाहिए। जो जो उनके कमजोर चीजें रह गई हैं उन पर ठीक ठीक कर लें, अपना काम कर लें, देखा जाएगा। और जो परिस्थितियां बदलेंगी राजीव जी, मैं फिर कह रहा हूं कि जो पहले चरण का मतदान होगा उसके बाद जो है वो हवा जो है भारतीय जनता पार्टी की और खराब हो जाएगी। जो मौसम की खराबी की वजह से जो रैलियां स्थगित हो रही हैं और हवाई जहाज नहीं उड़ पा रहे हैं, तो ये मौसम जो है और खराब ही हो जाएगा फिर। और ये मौसम खराब का संदेशा अंदेशा जो है, वो दोनों चीजें जो हैं वो प्रधानमंत्री तक पहुंच चुकी हैं। तो इसलिए भी जो है प्रधानमंत्री जो अभी गायब रहे बिजनौर की रैली से, हम लोगों ने अभी थोड़ी पहले भी चर्चा करी, और बिजनौर से ही अभी मैं सोशल मीडिया पर देख रहा था, लोग लिख रहे हैं कि भाई ठीक है कि सुबह कोहरा था लेकिन कोहरा छट गया था, बिल्कुल खिला हुआ मौसम था। सोशल मीडिया पे ही लोग लिख रहे हैं। और प्रधानमंत्री सड़क से इसलिए नहीं गए क्योंकि वो बिजनौर का जो मार्ग है उस पर तमाम गड्ढे हैं। अभी बिजनौर के मित्र वो लिख रहे हैं फेसबुक पे कि इतने गड्ढे हैं कि उस पर कई घंटों तक जाम लगा हुआ था, कि कहीं ट्रैक्टर उलट गया, कहीं ट्रक फंस गया उन गड्ढों में। तो गड्ढा मुक्त सड़कों का जो बताया गया था, ये गड्ढा मुक्त सड़कें हैं, उसकी पूरा सोशल मीडिया खोल रहा है। तो ये परिस्थितियां हैं। तो जो बातें थी कि बुलेट ट्रेन आ जाएगी, स्मार्ट सिटी हो जाएंगे, सड़कें एकदम चमन हो गई हैं, इतने हाईवे उतने हाईवे, भाई हाईवे बन गए हैं तो वहां तो आप चल दिए थे 130 किलोमीटर सड़क मार्ग से, और यहां तो आपने मेरठ तक हाईवे बनवा दिया, बता रहे हैं आप 20 मिनट में पहुंच जाते हैं दिल्ली से। तो मेरठ होके तो जाना था बिजनौर, तो चले जाते सड़क मार्ग से, क्या दिक्कत थी। तो ये जो चीजें हैं, तो ये पहले चरण के बाद जो है हवा और बदलेगी और इसका नुकसान भारतीय जनता पार्टी को और ज्यादा होगा। जो प्रधानमंत्री की आज की जो एक तरह से कहा जाए जो रैली स्थगित हुई, या मतलब उन्होंने वर्चुअल संबोधित किया, जो उनको फिजिकली जाकर के संबोधित करना था, इसके निश्चित तौर से प्रभाव राजीव जी जनता पे भी पड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का मनोबल भी इससे टूटेगा। उनको भी समझ में आने लगा है कि जो हमको पंप भरा जा रहा है कि 350 पार और 400 पार, ये सब छलावा है। और चूंकि प्रधानमंत्री स्वयं समझ रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी का भी वर्कर जो भी तो थोड़ा बहुत वोकल था, वो भी और जो है कमजोर होता चला जाएगा। तो इसका भी असर जो है कुल मिलाकर के आगे के चरणों में भारतीय जनता पार्टी के प्रदर्शन पर निश्चित तौर पर पड़ेगा। और मैं फिर कहूंगा कि समाजवादी पार्टी को सरकार बनानी है तो 210 और 218 से काम चलने वाला नहीं है। मेहनत उनको और करनी पड़ेगी, 250 के पास जाना पड़ेगा। जी राजीव जी, एक सवाल विजय शुक्ला जी आपसे करना चाहूंगा। विजय जी जुड़े हुए हैं आप हमारे साथ। विजय जी, आपसे एक सवाल करना चाहूंगा। यहाँ कांग्रेस जबरदस्त पिछड़ती हुई दिखाई दे रही है, क्या कारण है? कांग्रेस जो है अभी तक पिछले हमारे जो आंकड़े थे उसमें एक समय तो काफ़ी अच्छा प्रदर्शन करती हुई लगभग 30 सीटें लाती हुई दिखाई दे रही थी, लेकिन आज का ये जो पिछला जो मतलब अभी जो लेटेस्ट आपके सामने हम रख रहे हैं, इन आंकड़ों में कांग्रेस 6 से 12 सीटें। क्या कारण है कि कांग्रेस पिछड़ रही है और कांग्रेस के वोटर्स या कहें तो किसके वोटर किधर जा रहे हैं? आपने सर्वे के दौरान क्या कुछ पाया, क्या कुछ देखा? अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कीजिए। आ रही आवाज नहीं आ रही है आपकी, लेकिन अनम्यूट कीजिए। तब तक जयशंकर जी आपके पास आना चाहूंगा। नहीं आ रही है, आवाज़ नहीं आ रही है विजय जी। लेकिन जयशंकर जी, क्या इन तमाम आंकड़ों को आपके सामने हम लोग देख ही रहे हैं, सारी बातें कर रहे हैं। पूर्वांचल की बात आप पहले कहते थे कि पूर्वांचल में हो सकता है कि और बेहतर हो, लेकिन शायद विजय जी आवाज़ आ रही है हमारी आप तक? कोई नहीं,
तो पूर्वांचल से लेकर के 90 से 92 सीटें पूर्वांचल में हम देख रहे हैं समाजवादी पार्टी यहाँ गेन। आप पहले कहते भी थे कि बीजेपी समाजवादी पार्टी जो है वो पूर्वांचल में गेन करेगी, और अब देखिए जो परसेंट वाइज भी हम देख रहे थे, परसेंट में भी बहुत कम का अंतर। जो पिछली दफ़ा बीजेपी लगभग 40% बीजेपी गठबंधन का था, इस बार 34.14% है। एक बार वो आंकड़े भी लेकर आइए जो परसेंट वाइज है, जो वोटिंग का जो परसेंट, ये 34.14%। ये देखिए समाजवादी पार्टी जो है इससे 3% लगभग 4% आगे है। अगर देखिए तो 38%, ये है 34%। तो जबकि पिछली दफ़ा जो अभी तक जो बातें होती हैं जयशंकर जी कि 21-22% थी समाजवादी पार्टी की, और वो कितना बढ़ेंगी, 10% भी बढ़ गई तो 31%, उसमें सरकार उनकी थोड़ी बनेगी। और कांग्रेस बीजेपी कितना गिरेगी, 5% भी गिर गई फिर भी बीजेपी की सरकार बन रही है। यहाँ बिल्कुल साफ है आंकड़ा जो है। देखिए राजीव जी, जब पहले भी बातें होती थी तो ये होता था कि साहब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बहुत ख़राब हालत है, लेकिन पूर्वी उत्तर प्रदेश में भाजपा गेन कर लेगी, कवर कर लेगी, ये बातें कही जाती थी। लेकिन उस समय भी मेरा यही मानना होता था कि पूर्वी उत्तर प्रदेश भाजपा के लिए वाटरलू साबित हो सकता है, क्योंकि उसके कारण है, उसके जो हम बात कहते थे। और देखिए हमारा जो अभी ओपिनियन पोल है लगभग उसको साबित ही कर रहा है। मुझे अभी भी लग रहा है कि इससे ज़्यादा सीटें और बढ़ेंगी, क्योंकि आप देखिए एक तो भारतीय जनता पार्टी से जिस तरह से उनका सामाजिक समीकरण बिखरा, स्वामी प्रसाद मौर्य, दारा सिंह चौहान, धर्म सिंह सैनी, ये लोग जो ओबीसी के लोग प्रतिनिधि माने जाते थे भारतीय जनता पार्टी में, जिनको सामने रख करके कहा गया था कि साहब केशव मौर्य जी हो सकता है प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष थे और मुख्यमंत्री बनाए जा सकते हैं, तो लेकिन उनकी जो हैसियत रह गई सरकार में, स्टूल छाप उप मुख्यमंत्री बताया गया। उसको देखते हुए जिस तरह से लामबंदी हुई और ये ओबीसी जातियां भाजपा से धीरे धीरे कटना शुरू हो गई हैं, उसके साथ जो आश्चर्यजनक ढंग से ब्राह्मण समाज जो है वो भाजपा का जो मूल आधार हो गया था हाल के वर्षों में, खासतौर से 2014 और 2017 में। लेकिन एक तो योगी आदित्यनाथ जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद ब्राह्मण समाज की उपेक्षा, ब्राह्मण समाज के लोगों की हत्या रोज, अब तो ब्राह्मण समाज उनके जो सभा, ब्राह्मण सभा है क्या संगठन वो है, वो लोग बता रहे हैं कि कितने 300 या कितने 350 ब्राह्मणों की हत्या हुई है। अभी आंकड़े सरकार जानती होगी क्या सच है क्या गलत है, उस पर हम नहीं पढ़ते हैं। लेकिन जो ताना बाना बन रहा है उसके चलते आप देखिए, जैसे माने गोरखपुर है, अब गोरखपुर मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी का जिला है। अब वो चुनाव लड़ने जा रहे थे, अयोध्या से पहले हुआ हल्ला कि साहब मथुरा से लड़ेंगे, लेकिन मथुरा में जब खदेड़ा शुरू हो गया तो फिर वहाँ से हुआ कि नहीं साहब आप अयोध्या जाएंगे। उनके लोग जाके वहाँ सक्रिय हो गए और ये कहा गया कि साहब मंदिर निर्माण की तस्वीरें वो LED लाइट्स के जरिए वीडियो दिखाई जाएंगे, और योगी जी का नारा जो चल रहा है कि साहब जो राम को लाए हैं उनको हम लाएंगे, इस तरह की बातें होने लगी और लगा कि योगी जी वहाँ से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन एक तो वहाँ का ब्राह्मण समाज, जैसे पवन पांडे समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं वहाँ पे, वो काफ़ी मजबूत होकर के उभरे वहाँ, और दूसरी तरफ जो स्थानीय वैश्य समाज है अयोध्या का, वहाँ जो तोड़ फोड़ वगैरह हुई थी उसको लेकर के बहुत नाराज़गी थी, और ये एकजुटता जो एक तरह से हो गई उसको देखते हुए योगी जी को वापस अपने मठ में लौटना पड़ा। वहाँ पर भी समाजवादी पार्टी ने इतना बढ़िया ताना बाना बुन दिया है। अब देखिए उनके खिलाफ लड़ रही हैं सुभावती शुक्ला। ये बात हमने पिछली बार जब ओपिनियन पोल हो रहा था उस समय तक टिकट की घोषणा नहीं हुई थी, आज उनके नाम की घोषणा हुई है सुभावती शुक्ला की। मैंने उस समय कहा था कि सुभावती शुक्ला को वो लड़ाएंगे वो लोग। सुभावती शुक्ला कौन है? वो उपेंद्र शुक्ल जो हैं भाजपा के कद्दावर नेता होते थे, उनकी विधवा हैं। उपेंद्र शुक्ल जी चुनाव लड़े थे, उपचुनाव जब हुआ था, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने थे, तो लोकसभा की सीट जो उन्होंने छोड़ी थी उस सीट पे उपचुनाव हुआ था, तो उपेंद्र शुक्ल भाजपा के उम्मीदवार थे। और कहा यह जाता है कि योगी जी ने उनकी हार को सुनिश्चित करने में अपनी भूमिका निभाई थी, मठ ने उनकी भूमिका निभाई थी। वो जो हार गए थे उपेंद्र शुक्ल, उसके बाद उनकी मृत्यु भी हो गई। फिर उनके परिवार की जिस तरह से बेकदरी की गई, योगी जी के पास उनके बेटे लोग गए, सब कुछ हुआ, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। तो उसको देखते हुए वो काफ़ी नाराज़ लोग थे, और वो नाराज़गी हमको लगता है कि समाजवादी पार्टी ने इनकैश कर लिया, सुभावती शुक्ला को टिकट दे दिया। वो विधवा है, और जब डबडबाई हुई आंखों से जाती हैं लोगों के बीच में, तो लोगों में एक अलग रिएक्शन बनता है। एक तो पहली बात ये समझ लीजिए कि गोरखपुर का जो ब्राह्मण समाज है और वहाँ के राजपूत जो है, मठ जो है, गोरखनाथ मठ जो है, वो राजपूतों का प्रतिनिधित्व करता है, और बाकी ब्राह्मण समाज के लोग हाता के लोग, जैसे हरशंकर तिवारी का परिवार है जी। हरशंकर तिवारी का पूरा परिवार, उनके रिश्तेदार
समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ गए हैं, उनके पुत्र भी चुनाव लड़ रहे हैं और उन लोगों ने एक तरह से मोर्चाबंदी कर दी है। तो उसके साथ बाकी जो पिछड़ी जातियां हैं, जो कोयरी कुशवाहा लोग हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य बगल के ही पडरौना कुशीनगर के वहाँ से लड़ रहे हैं चुनाव, फाजिल नगर से, तो उनका है। और दूसरे बाकी लोग जो वहाँ पे हैं, अब राधा मोहन अग्रवाल हैं वहाँ, तो उनको टिकट नहीं मिला। उनको मनाने के लिए मैंने सुना कि अमित शाह जी गए थे, जो नॉमिनेशन के साथ उनका फ़ोटो छपा था आदित्यनाथ जी के साथ में। तो लेकिन पता नहीं अब राधा मोहन अग्रवाल माने हैं कि नहीं माने हैं, देखने वाली बात हो सकती है। लेकिन कुल मिलाकर के स्थिति उनके लिए अच्छी नहीं दिखाई दे रही है। और इसी के साथ जैसे गोरखपुर है, देवरिया है, कुशीनगर, ये 3 जिले साथ साथ जुड़े हुए हैं। फिर बस्ती का इलाका हो जाता है, खलीलाबाद का इलाका होता है, डुमरियागंज है, और हमारा आजमगढ़ और मऊ है। आजमगढ़ जिला आप समझ लीजिए कि पिछले चुनाव में जब मोदी जी की लहर एकदम चरम पर थी, उस समय भी आजमगढ़ में सिर्फ 1 सीट मिली थी भारतीय जनता पार्टी को, और रमाकांत यादव जो थे उनके पुत्र भाजपा के टिकट पर जीते थे। इस बार रमाकांत यादव का कुनबा जो है वो आ गया है समाजवादी पार्टी में, वो खुद लड़ रहे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं वहाँ से उसी सीट से, तो उनके लड़के अब नहीं लड़ रहे हैं जी। इसी तरह से जिला पंचायत का चुनाव हुआ, जिला पंचायत का अध्यक्ष आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी का जीत गया, बलिया में भी समाजवादी पार्टी का जिला पंचायत का अध्यक्ष जीत गया। तो ये सारी करने के बावजूद अगर उस तरह से लोग मजबूत हुए हैं, तो इसको देखते हुए हमको लगता है कि सपा का गठबंधन वहाँ और मजबूत होगा। ओम प्रकाश राजभर की पार्टी जो है, जो राजभर समाज है, वो इनके साथ आ गया है। बहुजन समाज पार्टी के बहुत कद्दावर नेता होते थे राजभर समाज में, रामअचल राजभर, वो समाजवादी पार्टी में शामिल हो चुके हैं। इसके अलावे आप देखिए कि लालजी वर्मा कुर्मी समाज के नेता होते थे, वो इनके साथ में आ गए। फिर अपना दल 2 टुकड़े में हो गया। एक टुकड़ा जो कृष्णा पटेल, जो अनुप्रिया पटेल की माता जी हैं, वो समाजवादी पार्टी के धड़े के साथ हो गई हैं। अनुप्रिया पटेल की बहन जो है वो केशव मौर्य उप मुख्यमंत्री के खिलाफ चुनाव लड़ रही हैं। तो आप इस तरह से मोर्चाबंदी जो हो गई है, आप जैसे एक सवाल कर रहे थे अभी कि कांग्रेस क्यों इतनी कमज़ोर हो रही है, उसका एक बड़ा कारण तो ये भी है कि उनके जो बड़े नेता जितने रहे हैं, जो हालांकि युवा ही कह सकते हैं आज की तारीख में, तो वो लोग धीरे धीरे उनसे किनारा होते गए। अब जैसे कमलापति त्रिपाठी जी का परिवार बहुत परंपरागत परिवार है, कांग्रेस का बहुत रहा है, ब्राह्मण समाज में भी काफ़ी उन लोगों की पकड़ रही है। लेकिन उनके जो पौत्र या प्रपौत्र जो भी कहिए, ये ललितेश त्रिपाठी पिछले दिनों कांग्रेस से अलग हो गए, आरपीएन सिंह अलग हो गए। तो अब उसका नतीजा हो रहा है कि कांग्रेस अपने को कमज़ोर महसूस कर रही है। कांग्रेस अब वही है, जैसे मान लीजिए कि मोना मिश्रा हैं, अनुराधा मिश्रा हैं, जो रामपुर खास जो प्रमोद तिवारी की पुरानी सीट रही है, वहाँ से अनुराधा मिश्रा भी विधायक हैं, तो वो चुनाव जीत सकते हैं। या और कुछ इस तरह से उनके जो लोग होंगे, अपने दम पे जो जीतने वाले लोग होंगे वही जीतेंगे। और लोग कहते हैं कि कांग्रेस की तैयारी भी शायद इसी लिहाज से हो रही है कि हम 2024 में करेंगे। यानी जो पेरिफेरियल लोग हैं, जिसको हम हिंदी में ढुलमुल यकीन कहते हैं, तो वो लोग कांग्रेस से जाना हो तो जाएं, अपना पिंड छोड़ें और जहाँ अपना सिट्टी गुट्टी करना हो चले जाएं। हमारी तैयारी अलग ढंग से है, तो वो उन लोगों की तैयारी हो रही है। अब रह गया सवाल पूरे उत्तर प्रदेश के अगर परिप्रेक्ष्य में देखें, तो मुझे लगता यही है कि जो लहर दिखाई दे रही है आज की तारीख में, अब इसमें खदेड़ा हो रहा है, लेकिन अगर खेला हो गया तो, जिससे मैंने शुरू में ही जो पहली बात कही थी, जो पोस्टल बैलेट को लेकर के वो एक जो षड्यंत्र चल रहा है, साजिश चल रही है, और जिस तरह से बातें उभर करके आई हैं, सोशल मीडिया पे आ रही हैं कि कैसे वो दिव्यांग मतदाता वोट देना चाहता था साइकिल में, उसका वोट अधिकारी ने वो कमल छाप पे लगवा दिया, बटन दबा दिया। तो इसको देखते हुए अगर इस तरह का कुछ खेला हुआ तो अलग बात है, लेकिन अगर ये नहीं हुआ, वैसे जागरूकता है लोगों में काफ़ी है, चूँकि उत्तर प्रदेश ऐसा जगह है जहाँ पे समाजवादी पार्टी का भी अपना एक ठोस संगठन है, उसके पास युवाओं की एक फौज अच्छी तरह से है, और जो सामाजिक समीकरण बनाया हुआ है, उस समीकरण को देखते हुए लोग सचेत और सक्रिय हैं। मुझे ऐसा लगता है, जैसा अमरेंदु कह रहे थे ना, मुझे अभी भी लग रहा है कि कम से कम 2050-60 सीटें समाजवादी पार्टी के गठबंधन को मिलनी चाहिए, मिलेंगी 250-60 के पास। हमारा अनुमान है, हो सकता है भाई इतने फेजेज में होंगे, कब कौन सा खेल हो जाएगा ये हम दावे के साथ नहीं कर सकते हैं, लेकिन आज के हिसाब से हम कह रहे हैं कि 250-60 से कम सीट नहीं मिलेगी। और कांग्रेस 110-120, बीजेपी जो है 110 और 120 के आसपास ही रहेगी, क्योंकि भाजपा के जो अंदरूनी सर्वेक्षण होकर के आ रहे हैं, या संघ परिवार के लोग, जैसे हम लोगों की बात कभी होती है नागपुर वगैरह में, जो हम लोगों के पुराने मित्र लोग हैं, वो लोग बताते हैं कि उनका जो अपना सर्वे बता रहा था, पहले उनका 150 के आसपास आ रहा था, लेकिन अब वो सर्वे आकर के 110-115 पे आके सिमट रहा है।